वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। तो चलिए आज हम मॉडर्न म्यूजिक के सबसे बड़े शायर यानी बॉब डिलन के एक मास्टरपीस विजन्स ऑफ जोहाना को गहराई से समझेंगे। ये गाना उनकी लेखन कला का एक शानदार नमूना है, अजीब, दिल में उतर जाने वाली इमेजेस और गहरी फिलोसॉफिकल बातों से भरा हुआ। और इस गीत को लिखा किसने है? बॉब डिलन ने। वही बॉब डिलन जिनको 2016 में लिटरेचर यानी साहित्य के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और ये सम्मान उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अमेरिकन गीतों की परंपरा में एक नई काव्यात्मक अभिव्यक्ति यानी एक नए पोएटिक एक्सप्रेशन को जन्म दिया। विजन्स ऑफ जोहाना इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे गीत के बोल भी एक बेहतरीन कविता हो सकते हैं। तो चलिए इस कविता की दुनिया में उतरते हैं। पहला वर्स एक कमरे का दृश्य पेश करता है, लेकिन ये कोई आम कमरा नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां अकेलेपन, बेचैनी और एक अजीब सी खामोशी का राज है। कवि कहता है कि रात की आदत है ना, हमारे साथ धोखा करने की, खासकर तब जब हम शांत रहने की कोशिश कर रहे हों, मन में अजीब ख्याल आते हैं। और फिर वो कहता है वी सिट हियर स्ट्रैंडेड, यानी हम यहाँ फंसे हुए हैं जैसे किसी सुनसान द्वीप पर। और भले ही हम इस सच्चाई को झुटलाने की पूरी कोशिश कर रहे हों, अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि हम अकेले और बेबस हैं। यहां डिलन की काव्य प्रतिभा देखिए, अ हैंडफुल ऑफ रेन, यानी मुट्ठी भर बारिश। सोच के देखिए, ये एक सिरियल, एक अद्भुत छवि है। भला बारिश को मुट्ठी में कैसे पकड़ा जा सकता है? शायद ये दुख, यादों या ऐसी ख्वाहिशों का प्रतीक है जिन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। कमरे का माहौल भी बीमार सा लगता है। हीट पाइप्स कॉफ यानी खांस रहे हैं, जैसे उनमें भी कोई तकलीफ हो। और इस बेचैनी को, इसको बंद करने का कोई तरीका ही नहीं है। और इन आखिरी दो लाइंस में इस गीत का पूरा सार, इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाता है। एक तरफ लुईस है जो नरेटर के सामने है, एक शारीरिक सच्चाई, और दूसरी तरफ है जोहाना की विजन्स, उसकी कल्पनाएं, उसकी यादें, जिन्होंने नरेटर के दिमाग पर कॉन्कर यानी पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये शारीरिक दुनिया और मानसिक दुनिया के बीच की एक लड़ाई है। अब अगले दो वर्सेस में डिलन इस लड़ाई को, लुईस और जोहाना के बीच के इस अंतर को और भी गहराई से दिखाते हैं। नरेटर कहता है लुईस ठीक है, वो पास है, वो नाजुक है और आईने की तरह है। आईना क्या करता है? वो सच्चाई को बिना किसी लगाव के आपके सामने रख देता है। लुईस की मौजूदगी भी एक आईने की तरह नरेटर को बार बार और बिल्कुल साफ साफ ये एहसास दिलाती है कि जोहाना यहां नहीं है। लुईस वो कठोर सच्चाई है जो एक खूबसूरत सपने की कमी को और भी चुभने वाला बना देती है। वाह, अब इस लाइन को देखिए, द घोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाउल्स इन द बोन्स ऑफ हर फेस, यानी बिजली का भूत उसके चेहरे की हड्डियों में चीख रहा है। ये इमेज लुईस के अंदर की बेचैनी, एक अदृश्य दर्द को दिखाती है। और नरेटर को लगता है कि उसके और लुईस के बीच जो खाली जगह है, उसे अब जोहाना की यादों ने भर दिया है। वो लुईस के पास होकर भी उससे जुड़ नहीं पा रहा है। इस वर्स में एक नया किरदार आता है, लिटिल बॉय लॉस्ट, जो अपने दुख तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। उसका दुख एक दिखावा सा लगता है, लेकिन नरेटर के लिए उस लड़के का नाटक कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि नरेटर का असली दर्द तो जोहाना की यादें हैं, वो कल्पनाएं जिन्होंने उसे सारी रात, यहां तक कि सुबह होने के बाद तक भी सोने नहीं दिया है। तो इस तुलना से हम इस गीत के केंद्रीय विचार को बिल्कुल साफ साफ समझ सकते हैं, है ना? लुईस भौतिक सच्चाई है जो वर्तमान है, जो सामने है। वहीं जोहाना एक आदर्श है, एक कल्पना जो वहां मौजूद नहीं है, लेकिन नरेटर के मन में उसकी मौजूदगी लुईस से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। नरेटर इन्हीं दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। चौथा वर्स हमें एक अजीब म्यूजियम में ले जाता है। ये म्यूजियम शायद नरेटर का अपना दिमाग ही है, एक ऐसी जगह जहां यादें, कला और जिंदगी के अजीबोगरीब दृश्य एक दूसरे में उलझे हुए हैं। म्यूजियम में इन्फिनिटी गोज अप ऑन ट्रायल, यानी अनंत काल पर ही मुकदमा चल रहा है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नैरेटर दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को देखता है और उसकी रहस्यमय मुस्कान में भी उसे हाईवे ब्लूज दिखता है, यानी एक लंबे अकेले सफर की थकान और उदासी। डिलन ये कह रहे हैं कि आर्ट यानी कला भी अकेलेपन और दुख से परे नहीं है। यहाँ दृश्य और भी अजीब हो जाते हैं। जेली फेस्ड वुमेन, मतलब जिनके चेहरे स्थिर नहीं हैं। ये सब बेतुके और बेमतलब दृश्य हैं जो आसपास की दुनिया की खोखलेपन को दिखाते हैं। इस बेकार और क्रूप सच्चाई के आगे जोहाना की जो कल्पनाएं हैं, उनका आदर्श, उनकी सुंदरता और भी ज्यादा साफ दिखती है। और इस तुलना में ये असली दुनिया बेहद क्रूर यानी क्रूर नजर आती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे ये ऐसी अजीबोगरीब इमेजेस क्यों?
डिलन यहाँ जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे सरियलिज्म कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ों या विचारों को साथ रखना जिनका आपस में कोई सीधा लॉजिकल संबंध ना हो। ऐसा करने से हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की गहरी बातें सामने आती हैं, जैसे मुट्ठी भर बारिश या बिजली का भूत। आखिरी वर्ष में सब कुछ अपने चरम पर पहुंचता है और फिर बिखर जाता है। असली दुनिया पूरी तरह से टूट जाती है और नैरेटर एक अंतिम सच्चाई का अनुभव करता है। यहां और भी किरदार हैं जो आपस में बात नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे के पास से गुजर रहे हैं। सब अकेले हैं। और फिर ये छवि आती है, वी सी दिस एम्प्टी केज नाउ करोड़। हम देखते हैं कि ये खाली पिंजरा अब जंग खाकर गल रहा है। ये खाली पिंजरा शायद प्यार, विश्वास या आध्यात्मिकता का प्रतीक है जो ना सिर्फ जा चुका है बल्कि अब उसकी यादें भी नष्ट हो रही हैं। एक सारंगी वाला सड़क पर एक फिश ट्रक के पीछे लिखता है, जिसका जो भी उधार था सब चुका दिया गया है। ये एक बहुत ही साधारण सा आम सा दृश्य है, लेकिन इस आम सी बात को देखकर नैरेटर की चेतना, उसका कॉन्शियंस एक्सप्लोड्स, विस्फोट कर जाता है। उसे अचानक एहसास होता है कि सब हिसाब बराबर हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। इस साधारण दृश्य में उसे जिंदगी की अंतिम सच्चाई दिख जाती है। और इस पूरी टूटी फूटी बिखरी हुई दुनिया में जहां सब हिसाब खत्म हो चुके हैं, आखिर में बचता क्या है? सिर्फ जोहाना की कल्पनाएं, ऑल दैट रिमेन। असलियत पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। सिर्फ मन का वो आदर्श, वो विजन ही है जो अंत तक टिकता है। तो ये गीत हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारे मन की दुनिया, हमारी कल्पनाएं और हमारे आदर्श बाहर की भौतिक दुनिया से ज्यादा असली और शक्तिशाली हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इंग्लिश लिटरेचर के ऐसे ही गहरे और दिलचस्प एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।